अपने आप को ईश्वर का दूत, ईश्वर का अवतार बताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को अविनाशी बता रहे हैं, वो जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो मैं समझना चाहता हूं कि एक अविनाशी एक बलात्कारी का साथ कैसे दे सकता है या एक बलात्कारी का समर्थन कैसे ले सकता है। क्या लोग केजरीवाल के इंटरव्यू से डरे हुए हैं? कौन है जो केजरीवाल के इंटरव्यू रोक रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी को बार बार नफरत का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों, छठे चरण के मतदान हो रहे हैं इस वक्त जब मैं यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मेरी आपसे अपील कि आप भी जाइए, वोट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज पश्चिमी दिल्ली में मेरा वोट पड़ता है और मैंने बाकायदा वहां वोट डाला। और दोस्तों, न सिर्फ वोट डाला बल्कि उसके बाद पेट पूजा भी की, बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन पकवान खाए। तो आप भी जाइए, वोट कीजिए और उसके बाद इनाम के तौर पर साउथ इंडियन पकवान। जी हां तो आपसे भी मेरी अपील, वोट कीजिए और लोकतंत्र के इस जश्न में शरीक होइए। मगर यह जश्न तभी सार्थक है जब हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो नियम कानूनों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि क्या खबरें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल खेमे से। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि आप जो कहते हैं कि देश में तानाशाही है, आपके पास क्या सबूत हैं? तो पलटकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि कम से कम 2 चैनल्स को कहा गया है कि वो मेरे इंटरव्यूज न दिखाएं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बड़ा प्रश्न, वो कौन से न्यूज चैनल्स हैं जो अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू नहीं दिखा रहे? मुझे तो और भी बहुत दिलचस्प जानकारियां मिली हैं दोस्तों। खबर यह आई है कि चूंकि दिल्ली में आचार संहिता चल रहा था, लिहाजा अरविंद केजरीवाल नोएडा पहुंचे इंटरव्यूज देने के लिए। एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में वो कई लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे। क्या आप जानते हैं कि 4 होटल्स बुक किए गए थे? 4 होटल्स, और उन चारों ने अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया। उन 4 होटल्स ने कहा कि हम पर दबाव है, लिहाजा हम आपको कमरा नहीं दे सकते। किसे डर है अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू से? इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल आखिर इंडिया टुडे को क्यों कह रहे हैं कि मेरे इंटरव्यू को ना दिखाने की नसीहत दी गई है? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में खलबली मच गई और यकीनन न्यूज चैनल से कहा गया है कि वो इंटरव्यूज ना दिखाएं। हालांकि मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि इंटरव्यूज नहीं दिखाए गए हैं। जिन 2 चैनल्स का नाम लिया जा रहा था, वहां पर भी 24 घंटे बाद ही सही इंटरव्यू दिखाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? दबाव था। दबाव के आगे कुछ चैनल्स झुक रहे थे, मगर आखिरकार उन्हें दिखाना पड़ गया, क्योंकि इंटरव्यू करने के बाद अगर आप नहीं दिखाते तो जाहिर सी बात है आप पर सवाल उठते। और सबसे बड़ा सवाल, नोएडा में अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू देते हैं, 4 होटल्स बुक करते हैं, मगर वो चारों होटल्स कमरा देने से, जगह देने से मना कर देते हैं। आखिर क्यों? किस बात का डर है? किस बात की चिंता है? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। बहरहाल दोस्तों, आज जो है वोट का दिन था, लिहाजा आप देख सकते हैं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा वो वोट देने पहुंची, उनके बच्चे भी वोट देने पहुंचे और राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वोट देने पहुंचे। और आप देख सकते हैं मुस्कुराते हुए उन्होंने बाकायदा अपनी मां के साथ ये सेल्फी जो है वो लगाई है। और वोट देने के बाद वो जनता से क्या कह रहे हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। राहुल कहते हैं, देशवासियों, पहले 5 चरणों के मतदान में आपने झूठ, नफरत और दुष्प्रचार को नकार कर अपने जीवन से जुड़े जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता दी है। आज छठे चरण का मतदान है और आपका हर वोट सुनिश्चित करेगा कि युवाओं के लिए 30 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती और 1 लाख रुपए साल की पहली नौकरी पक्की योजना शुरू हो जाए। गरीब परिवार की महिलाओं के खातों में 8,500 रुपए महीना आने लगे। किसान कर्ज मुक्त हो और उन्हें फसल पर सही एमएसपी मिले। मजदूरों को 400 रुपए का दैनिक मेहनताना मिले। आपका वोट आपके जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा भी करेगा। मां और मैंने लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालकर अपना योगदान दिया है।
आप सब भी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलिए, अपने अधिकार और परिवार के भविष्य के लिए वोट कीजिए। राहुल गांधी ये अपील कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी ने वोट दिया दिल्ली में, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मीडिया के भारी हुजूम के बीच वोट देने पहुंचे और उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके दोनों बच्चे भी दिखाई दिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब सुनीता केजरीवाल उनकी आवाज बनकर लगातार लोगों को संबोधित कर रही थी और आज ताकत के तौर पर वो अपने पति के साथ दिखाई दी। आज अरविंद केजरीवाल ने भी वोट की उंगली दिखाकर दिल्ली की जनता को एक बड़ा संदेश दिया। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कुछ दिनों पहले तक खुद को ईश्वर का अवतार बता रहे थे, खुद को ईश्वर का दूत बता रहे थे, एनडीटीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में खुद को अविनाशी बता रहे हैं। सारी हदों को पार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए उसकी एक झलक। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर? ईश्वर के दूत और दैवीय शक्ति के बाद अब नरेंद्र मोदी खुद को अविनाशी बता रहे हैं। हिंदू धर्म में अनंत अविनाशी सिर्फ ईश्वर को कहा जाता है, क्योंकि धरती पर हर प्राणी नश्वर है। एक प्रधानमंत्री की यह मानसिक दशा चिंताजनक है। और सोचिए, यही बात विपक्ष के किसी नेता ने की होती तो अभी तक मीडिया में क्या हुआ होता। लेकिन यहां सुई टपक सन्नाटा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ये जो पत्रकार बैठे हुए हैं, जिनमें से एक इनका परम चाटुकार है, अडानी के न्यूज चैनल के ये पत्रकार, क्या इनकी इतनी भी रीढ़ नहीं है? जब प्रधानमंत्री ने खुद को अविनाशी बताया तो उनसे सवाल पूछते कि आप अपने आप को ईश्वर तुल्य, ईश्वर समान क्यों पेश कर रहे हैं? यह सवाल प्रधानमंत्री से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यह पत्रकार इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात, बलात्कारी राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थन का ऐलान किया है। दोस्तों, यह वो बलात्कारी है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितनी बार पैरोल पर रिहा किया। जब भी चुनाव आते थे, इस बार नहीं कर पाए क्योंकि अदालत ने फटकार लगा दी थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्यों खड़ी दिखाई देती है? प्रज्वल रवन्ना का अब तक डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जो है रद्द नहीं किया गया है। वो प्रज्वल रवन्ना जिसने सैकड़ों औरतों के साथ दुष्कर्म किया और करीब 3000 वीडियोज खुद रिकॉर्ड किए। हम सब जानते हैं किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दी गई। हम सब जानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर इनका क्या रवैया है। ढेरों में मिसाल दे सकता हूं आपको। आज इत्तेफाकन हरियाणा में भी वोट है। वो हरियाणा जहां की बेटियों का अपमान किया गया था। आरोप किसी और पर नहीं, बृजभूषण शरण सिंह पर लगा। मैं आज देखना चाहूंगा, जब हरियाणा की जनता वोट देने जाएगी तो क्या उनके मन में अपने बेटियों के अपमान का आक्रोश होगा? क्या उनके मन में किसानों का जो बार बार अपमान किया गया था, क्या उसको लेकर आक्रोश होगा? हरियाणा में जो वोट डाला जा रहा है दोस्तों, वो बहुत मायने रखता है, ये ना भूलें। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों पर जो गोलियां चलाई थीं, उसके लिए माफी अब जाकर मांगी है। मगर क्या जनता माफ कर देगी? प्रधानमंत्री अपने आप को अविनाशी बताते हैं, मगर दूसरी तरफ महिला पहलवानों का अपमान, हरियाणा की इन बेटियों का अपमान, किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं। 700 किसान जब दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तब प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि क्या इन्होंने मेरे लिए शहादत दी? सत्यपाल मलिक उनके पास जाते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री कुछ कीजिए। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या उन्होंने मेरे लिए जान गंवाई? ये सवाल किए जाएंगे। हरियाणा की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि इसी दिल्ली में जहां आज वोट डाले जा रहे हैं, जहां की 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और इन्हीं महिला पहलवानों को किस तरह से घसीट कर मारा गया था। बताइए ना प्रधानमंत्री, क्या आप अब भी खुद को अविनाशी बताएंगे? मुद्दों पर आप आते नहीं हैं, महिला सम्मान की आप बात नहीं करते। आपकी सिर्फ एक कोशिश रहती है कि लोगों में बंटवारा पैदा किया जाए।
दोस्तों, कल ही निगाह मेरी एक बहुत ही जहरीले वीडियो पर गई है। यह वीडियो आप देख रहे हैं। पत्रकार आलिशान जाफरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे डाला है। मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इसकी तस्वीरें देखिए। इसके अंदर सिखों और मुसलमानों में बंटवारा पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस के बारे में झूठ कहा जा रहा है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है मुसलमानों को दे दी जाएगी। जैसे कुछ दिनों पहले याद है कहा गया था कि आपका मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप हमें समझते क्या हैं? क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या आप हमें चोर लुटेरे समझते हैं, भिखारी समझते हैं कि कोई मंगलसूत्र छीन कर दे देगा और उस मंगलसूत्र को हम ले भी लेंगे? ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों में गुर्बत, गरीबी हो सकती है, मगर वो गरीबी तो कई लोगों में है, हिंदुओं में भी है, दलितों, पिछड़ों में भी है, अगड़ी जातियों में भी गरीबी है। मगर इस तरह से लोगों को बांटने वाली बातें करना कि तुम्हारा मोटरसाइकिल दे दिया जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, और बाज नहीं आ रही है बीजेपी। उस जहर पर कोई लगाम नहीं है। बहुत दुख की बात है कि आज लोकतंत्र के इस पर्व पर मैं तमाम बातें कर रहा हूं। बहरहाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची दोस्तों, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय और कन्हैया कुमार ने एक साथ वोट दिया। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। क्या इनका एका गठबंधन को सफलता दिला पाएगा? हालांकि दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, शक भी है। मुझे पता चला है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी कि राहुल, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल रैलीज करें, रोड शोज करें, मगर कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह बहुत रहस्यमय है ना कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। यह मत भूलिए कि पिछली बार हर सीट पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले, यानी कि पिछली बार भी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाती तो जीत नहीं सकते थे। तो बड़ा प्रश्न यह कि इस बार जब आप इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर किसी चुनावी सभा को संबोधित क्यों नहीं किया? हां, अरविंद केजरीवाल सभी जगह गए, उन्होंने कन्हैया के साथ रोड शो भी किया, मगर बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी के साथ ये रोड शो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो किया जाएगा ना। राहुल गांधी को आखिर कौन रोक रहा है? आखिर क्या वजह है कि संदीप दीक्षित चुनावों से पहले, ठीक एक दिन पहले, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। प्रधानमंत्री का मकसद साफ था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंटवारा पैदा किया जाए, शीला दीक्षित का नाम लेकर। और संदीप दीक्षित कहते हैं कि वाह क्या बात कही है प्रधानमंत्री ने। संदीप दीक्षित खुद भूल गए कि जब शीला दीक्षित जिंदा थी तब प्रधानमंत्री ने उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था, कमजोर कहा था और न जाने क्या क्या कहा था। संदीप दीक्षित भूल गए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो दोस्तों सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल, हम ये भी नहीं भूल सकते कि 7 में से 6 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार बदले, यानी कि जीत को लेकर भाजपा भी आश्वस्त नहीं थी। सिर्फ मोदी फैक्टर उन्हें दिल्ली में जीत नहीं दिला सकता। हरियाणा में राजनीति तेजी से बदल रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जो एक चुनौती के तौर पर भाजपा के सामने हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस चरण में, इस छठे चरण में किसका पलड़ा भारी रहेगा? इंडिया गठबंधन का या भाजपा का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।